गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र यानी क्या? कोई भी जीव जब उपापचय की क्रिया करता है तो उपापचय की क्रिया के कारण कुछ ऐसे उत्पाद बनते हैं जो शरीर में काम नहीं आते। उन उत्पादों को बोलते हैं उत्सर्जी उत्पाद। सामान्य रूप में पादपों में उत्सर्जी उत्पाद कार्बोहाइड्रेट बेस्ड होते हैं, यानी उत्सर्जी उत्पाद बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि। परंतु जंतुओं में जो उपापचय की क्रिया होती है वो नाइट्रोजन बेस्ड है, प्रोटीन बेस्ड है, प्रोटीन पर आधारित उपापचय क्रिया है। अतः जो उत्सर्जी उत्पाद है वह नाइट्रोजिनस पदार्थ होते हैं। उत्सर्जी उत्पाद के रूप में जंतुओं में क्या क्या बनता है? अमीनो अम्ल, अमोनिया, यूरिया या यूरिक अम्ल। ऐसा एक प्रश्न होता है कि उत्सर्जी उत्पादों के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के जंतु होते हैं। जो जंतु अमीनो अम्ल को सीधे उत्सर्जित करते हैं उन्हें कहते हैं अमीनोटेलिक। ऐसे जंतु जिनमें उत्सर्जी उत्पाद के रूप में अमोनिया बनता है वह अमोनिया को सीधे बाहर निकालते हैं। अमोनिया जल में घुलनशील है, तो ऐसे जंतु जो स्वच्छ जल में रहते हैं, जहाँ जल की निरंतरता बनी रहती है, उनमें उत्सर्जी उत्पाद होता है अमोनिया, और वो जल में घोलकर विसरण विधि द्वारा अमोनिया को बाहर निकाल देते हैं। उन्हें हम कहते हैं अमीनोटेलिक, अमोनोटेलिक, नॉट अमीनो, अमोनोटेलिक, अमोनिया को निकालते हैं। जैसे प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा संघ के जंतु, हाइड्रा, एनेलिडा, जलीय आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब स्वच्छ जल में रहने वाले जंतु हैं। तो वे जल में अमोनिया को घोलकर विसरण विधि द्वारा बाहर निकाल देते हैं। फिर ऐसे जंतु जो कम जल के उसमें रहते हैं, यानी कि स्थान पर रहने वाले, जैसे कि मानव, है ना। तो मनुष्य में जमीन पर रहने के कारण जल की उपलब्धता सीमित है। नतीजा जो अमोनिया है वह घातक हो जाएगा। ऐसे में अमोनिया को कम घातक पदार्थ यूरिया में बदला जाता है। तो उत्सर्जी उत्पाद यहाँ पर अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से यूरिया में बदल दिया जाता है, और यह कार्य संपन्न होता है यकृत में। और यूरिया शरीर द्वारा, किडनी द्वारा, वृक्क द्वारा बाहर त्यागा जाता है, मूत्र के द्वारा त्यागा जाता है, तो वह कहलाता है यूरियोटेलिक। तो मानव किस में आ जाएंगे? यूरियोटेलिक में। एम्फीबिया है और मैमेलिया है और पिसीज हैं, ये सब यूरियोटेलिक कहलाते हैं। कुछ जंतु ऐसे हैं जो अत्यधिक कम मात्रा में जल लेते हैं, जैसे पक्षी और सरीसृप। पक्षियों को आपने, कबूतर, चिड़िया, इन सब को देखा होगा, क्या वो 1 गिलास 2 गिलास पानी पीते हैं? नहीं, वो बूंदों में पानी पीते हैं। तो यहाँ जल की मात्रा अत्यधिक कम है, तो यहाँ यूरिया भी घातक हो जाता है। तो ऐसे जंतु जिनमें यूरिया घातक रूप में प्रदर्शित होता है, वहाँ उत्सर्जी उत्पाद को और भी हानि रहित पदार्थ में बदलना होता है, और वह बनता है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल, तो यूरिया को यूरिक अम्ल में बदल दिया जाता है, जो हानि रहित है, जो क्रिस्टल के रूप में है, और वह शरीर में संग्रहित किया जाता है। तो वो हानि रहित यूरिक अम्ल उत्सर्जन करने वाले जंतुओं को कहते हैं यूरिकोटेलिक। तो 4 प्रकार के जंतु हुए। यहाँ हम मानव का उत्सर्जन तंत्र देखते हैं। मानव के उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, इसका यहाँ चित्र बनाया है। वैसे हम पहले प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र, इसमें एक जोड़ी वृक्क है, किडनी, दोनों किडनी से निकलने वाली मूत्रवाहिनियां हैं, 2 मूत्रवाहिनी, दोनों मूत्रवाहिनी मिलकर के किसमें खुलती है? मूत्राशय में। मूत्राशय मूत्र मार्ग द्वारा बाहर खुलते हैं। तो मानव उत्सर्जन अंग में प्रमुख रूप से यूरिया को निकालने वाला अंग कौन है? वृक्क, मुख्य अंग, बाकी सहायक अंग है। तो इसके अलावा भी हमारे उत्सर्जी अंग हो सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़े करते हैं, तो फेफड़े भी एक प्रकार से उत्सर्जी अंग है। दूसरा, त्वचा भी उत्सर्जी अंग की तरह कार्य करती है, पसीना स्रावित होता है, तो पसीने द्वारा भी
बहुत थोड़े बहुत मात्रा में यूरिया और लवणों का उत्सर्जन होता है। तो पसीना और त्वचा और लंग्स, फेफड़े, ये उत्सर्जीय अंग के रूप में कार्य करते हैं। मल द्वार द्वारा उत्सर्जीय उत्पाद निकाला जाता है, परंतु मल द्वार द्वारा ठोस अपशिष्ट पदार्थों को निकाला जाता है जो अपचित भोजन होता है। किडनी द्वारा घुलित अवस्था में अपशिष्ट उत्पाद को निकाला जाता है और वह होता है यूरिया, जिसका निर्माण होता है यकृत में और निकाला जाता है वृक्क द्वारा, मूत्र के द्वारा। एक जोड़ी वृक्क है। वृक्क से मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। दोनों दायां वृक्क और बायां वृक्क, दोनों वृक्क कहाँ होते हैं? कशेरुक दंड के दोनों ओर, उदर गुहा के पृष्ठभाग में। उदर गुहा के पृष्ठभाग में हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसकी दोनों साइड में वृक्क पाए जाते हैं। इनका निर्माण भ्रूण की मीजोडर्म से होता है, भ्रूणीय मीजोडर्म से। कैसे प्रकार के होते हैं वृक्क? मेटानेफ्रिक प्रकार के। मेटानेफ्रिक हम आगे समझेंगे, मेटानेफ्रिक किसे कहते हैं। हमारा दायां वृक्क थोड़ा सा ऊपर होता है, बायां नीचे, बिकॉज दाएं वृक्क के ऊपर यकृत है, तो यकृत के कारण ये थोड़ा सा दायां वृक्क ऊपर है, बायां वृक्क नीचे है। बायां वृक्क थोड़ा सा स्लाइटली आगे की ओर, पीछे की ओर है, और दायां वृक्क ऊपर की ओर यकृत के कारण है। दोनों वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि है, यह एंडोक्राइन ग्लैंड है। अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ये एंडोक्राइन ग्लैंड यानी इनसे हार्मोन्स स्रावित होते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि टोपी समान पाई जाती है। दोनों वृक्क सीम के बीच की आकृति के हैं। यहाँ इसका ऐसा बाहर वाला जो भाग है वो कहलाता है उत्तल सतह, और अंदर वाला सतह है वो कैसी है? अवतल। उत्तल अवतल सतह का जो ये गड्ढा है इसको बोलते हैं हाइलम, और ये बाहरी उत्तल सतह है। यह पूरे रीनल कैप्सूल द्वारा घिरे हुए रहते हैं। प्रत्येक वृक्क के अंदर हाइलम से पृष्ठ महाधमनी की शाखा जाती है, जो कि शुद्ध रक्त को वृक्क में ले जाती है, किडनी में ले जाती है। महाशिरा निकलती है, महाशिरा रक्त को एकत्र करके लेकर जाती है, यहाँ से रक्त एकत्र करके। वही हाइलम से मूत्रवाहिनियाँ निकलती है, दोनों मूत्रवाहिनियाँ मिलकर एक थैले समान रचना में खुलती है, जिन्हें मूत्राशय कहते हैं। मूत्राशय मूत्रमार्ग द्वारा बाहर खुलता है। इसका जो अंदर वाला कीपनुमा भाग है उसे कहते हैं पेल्विस, और वृक्क अंदर से दो भागों में बटा होता है, बाहरी वल्कुट और भीतरी मध्यांश। यहाँ हमने कुछ उत्सर्जी अंगों की जानकारी दी है कि उत्सर्जी अंगों में कौन कौन से अंग कैसे स्थित हैं, उसको हम देखते हैं। उत्सर्जी अंग में वृक्क, जो कि एक जोड़ी कशेरुक दंड के दोनों ओर, उदर गुहा के पृष्ठभाग में। इनका निर्माण, ये नीट का प्रश्न है, भ्रूण की मीजोडर्म से होता है, और हमारे वृक्क मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। गहरे लाल रंग के हैं, सेम के बीज की आकृति के समान है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटे वृक्क पाए जाते हैं। वजन कितना है प्रत्येक वृक्क का? 120 से 170 ग्राम वजन होता है। इसका बाहरी तल उत्तल, जो कि हमने अभी देखा, भीतरी अवतल गड्ढे समान है, उसे हम बोलते हैं यहाँ हाइलम। वृक्क धमनी, वृक्क शिरा, वृक्क तंत्रिका, मूत्रवाहिनी, ये सब हाइलम से ही प्रवेश करते हैं एवं बाहर निकलते हैं। यहाँ हमने देखा ये हाइलम से ही प्रवेश कर रहे हैं और हाइलम में से ही बाहर निकल रहे हैं। ऊपरी भाग पर टोपीनुमा अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। मूत्रवाहिनी हाइलम से निकलती है, मोटी, पेशीय, लंबी, सक्रिय नलिका है। प्रारंभिक कीपनुमा चौड़ा भाग, मूत्र नलिका का प्रारंभिक कीपनुमा चौड़ा भाग है जो वृक्क के अंदर पाया जाता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम कह देते हैं पेल्विस, श्रोणी अथवा पेल्विस कहते हैं। दोनों के मूत्रवाहिनियों में मूत्र क्रमाकुंचन गति द्वारा मूत्राशय में ले जाया जाता है। देन मूत्राशय,
यह थैले समान पेशीय रचना है। यह पेशीय रचना है। थैले समान पेशीय रचना है जिसमें मूत्र संग्रह किया जाता है। यह 3 स्तरों से निर्मित है। सबसे बाहर की मूत्राशय की 3 परतें, सबसे बाहर पेरिटोनियम यानी सिरोसा, मध्य में अरेखित पेशी स्तर और आंतरिक श्लेष्मा स्तर। इसका शंकु रूप भाग, मूत्राशय शंकु जैसे आकार का हमने बताया था, चौड़ा भाग और सकरा भाग। शंकु रूप का आकार है। इसके सकरा भाग मूत्र जनन छिद्र यूरेथ्रा में अवरोधनी से क्रियाशील रहता है। मूत्राशय में लगभग 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र का संग्रह किया जाता है। अब आता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग पुरुषों में 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो शिश्न के भीतर पाया जाता है। 15 सेंटीमीटर लंबा मूत्र मार्ग होता है। पुरुषों में यह 3 भागों में बट जाता है, प्रोस्टेट भाग, झिल्लीनुमा भाग और शिश्न का भाग। स्त्रियों में मूत्र मार्ग का अभाव होता है। स्त्रियों में यह योनि के ठीक ऊपर पाया जाता है और पुरुषों में मलाशय के आगे स्थित होता है। तो यहाँ हमने देखा उत्सर्जी अंगों की संरचना। यहाँ अब हम देखते हैं वृक्क की आंतरिक संरचना। वृक्क की आंतरिक संरचना कैसी है? ये एक किडनी है। इस किडनी को हमने एनलार्ज करके शो किया है। किडनी में सबसे बाहर ये रीनल कैप्सूल, ये दृढ़ तंतुमय संयोजी ऊतक का बना हुआ खोल है। इसको कहते हैं वृक्क संपुट, रीनल कैप्सूल, वृक्क का सबसे बाहर आवरण। अब ये आवरण के भीतर वृक्क में 2 भाग है। यहाँ जो हिस्सा हमें दिख रहा है यह सब कहलाता है वलकुट। यहाँ लिखा है वलकुट भाग। कभी कभी वलकुट का हिस्सा ऐसे अंदर की तरफ धंस जाता है यहाँ, और अंदर की तरफ धंसने के कारण जो भीतर का हिस्सा है उसे कहते हैं हम मध्यांश। वलकुट मध्यांश के अंदर चला जाता है, नतीजा मध्यांश के भाग, ये मध्यांश है, ये वलकुट है। वलकुट के परत मध्यांश में अंदर चली जाती है। यहाँ दिख रहा है, यहाँ मध्यांश में भीतर चली गई, ये वलकुट की परतें मध्यांश में चली गई। नतीजा मध्यांश कैसा दिखाई दे रहा है? पिरामिडों की भांति स्पष्टतः दिखाई देने लगता है। जहाँ जहाँ मध्यांश के पिरामिड के बीच में ये वलकुट की परतें आ गई थी, इन्हें कहते हैं हम बर्टीनी के स्तंभ। तो यहाँ बर्टीनी के स्तंभ है। बर्टीनी के स्तंभ यानी वलकुट का मध्यांश में भीतर धंस जाना, उसे कहते हैं बर्टीनी के स्तंभ। मध्य में मध्यांश है, या इसको मेड्यूला कहते हैं। वलकुट यानी कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। प्रत्येक पिरामिड के आधार भाग को, यानी कि यहाँ प्रत्येक पिरामिड के आधार भाग को कहते हैं कैलिक्स, और प्रत्येक कैलिक्स ऐसे कीपनुमा भाग में खुलता है। उस कीपनुमा भाग को बोलते हैं पेल्विस। प्रत्येक वृक्क के अंदर वृक्क धमनी आती है। वृक्क धमनी अंदर आके देखिए आप शाखाओं में बट गई है, और ये प्रत्येक वृक्क के प्रत्येक पिरामिड के अंदर जा करके फैल जाती, शाखाओं में बट जाती है। अब हम कहते हैं ये मध्यांश और वलकुट का क्या कार्य है? यहाँ वलकुट में बहुत सारे, मध्यांश के ऊपर वलकुट में ऐसे सूक्ष्म प्यालेनुमा रचनाएं पाई जाती हैं। इन प्यालेनुमा रचनाओं को बोलते हैं बोमेन संपुट। ये बोमेन संपुट नेफ्रॉन जिसे हम कहते हैं, नेफ्रॉन उत्सर्जन की इकाई है। तो नेफ्रॉन के बोमेन संपुट हम देखें, थोड़ा नेफ्रॉन कैसा स्ट्रक्चर होता है बाद में हम उसको डिटेल में देखेंगे। नेफ्रॉन ये उत्सर्जन की इकाई है और इसकी ऐसी रचना होती है। ये पूरा भाग कप जैसा, इसे कहते हैं बोमेन संपुट। बोमेन संपुट से ये प्रारंभिक कुंडलित भाग है, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रारंभिक कुंडलित भाग, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। देन ये नीचे आ रहा है, इसलिए इसको कह देते हैं डिसेंडिंग लिम्ब,
अवरोही भुजा। देन ये यू जैसा भाग है, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले, हेनले लूप। यहां पर जा रहा है ऊपर की तरफ तो उसे कह देते हैं आरोही भुजा। आरोही भुजा से ऊपर कौन आता है? दूरस्थ संघनित सिरा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब हम बता रहे हैं कि ये वाला हिस्सा पीसीटी, डीसीटी और बोमेन संपुट, ये तीनों वल्कुट में होते हैं। और ये जो अवरोही भुजा और आरोही भुजा और हेनले लूप, यह तीनों मध्यांश में पाए जाते हैं। ऐसी संरचना को हम कहते हैं मेटानेफ्रिक वृक्क। हमने प्रारंभ में बताया था मेटानेफ्रिक वृक्क। मेटानेफ्रिक यानी जिनके नेफ्रॉन के बोमेन संपुट, समीपस्थ कुंडलित सिरा, दूरस्थ कुंडलित सिरा, ये तीनों कहाँ पाए जाए? वल्कुट में। और ये पूरी आरोही और अवरोही भुजा और हेनले लूप कहाँ पाए जाते हैं? मध्यांश में, मेडुला में। ऐसे वृक्क को कहते हैं मेटानेफ्रिक वृक्क। तो यहाँ किडनी की आंतरिक संरचना में बर्टीनी के स्तंभ, ये पिरामिड हुए जो मध्यांश में है। यहाँ बोमेन संपुट है वल्कुट के अंदर, और मध्यांश में कौन है? हेनले लूप, आरोही और अवरोही भुजा है। वृक्क धमनी रक्त लाती है, पेल्विस से बाहर मूत्र को ले जाया जाता है, और ये मूत्र धमनी ये अंदर तक ऐसा है, ये पेल्विस एरिया कहलाता है। तो पूरा वृक्क दृढ़ तंतुमय संयोजी ऊतक का खोल वृक्क संपुट से बाहरी वल्कुट भीतरी मध्यांश में विभाजित है। वल्कुट हमें कणिकामय दिखाई देता है। वल्कुट कणिकामय दिखता है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? मेल्पिगिकाएं। अब हम आगे पढ़ेंगे मेल्पिगिकाएं क्या है। ये बोमेन संपुट में जब यहाँ पर ग्लोमेरुलस रक्त केशिका का गुच्छ आ जाता है, तब वो दोनों मिलकर कहलाता है मेल्पिगिकाएं। इसका कुछ भाग मध्यांश में धंसा रहता है, किसका? वल्कुट का। और उस धंसे हुए भाग को क्या बोलते हैं? बर्टीनी के स्तंभ। ये बर्टीनी के स्तंभ है। वल्कुट में मेल्पिगिकाएं, पीसीटी, डीसीटी पाए जाते हैं। ये वल्कुट में हमने कहा पीसीटी, डीसीटी और मेल्पिगिकाएं पाए जाते हैं। मध्यांश में हेनले लूप और संग्रह नलिकाएं उपस्थित होती हैं। मध्यांश में वल्कुट के धंसने के कारण शंक्वाकार उभार पिरामिड बन जाते हैं, यानी हमारे वृक्क में क्या पाए जाते हैं? पिरामिड। उसकी गुहा क्या कहलाती है? पिरामिड के आधार भाग को क्या बोलते हैं हम? ये कैलिक्स कहते हैं। और जो कि सारे कैलिक्स मिलकर कहाँ खुलते हैं? पेल्विस एरिया में खुलते हैं, जहाँ से ये मूत्र को बाहर लेकर के जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे नेफ्रॉन यानी उत्सर्जन की इकाई, नेफ्रॉन की संरचना, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाउ हम देखते हैं नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन यानी प्रत्येक वृक्क में लगभग 2 से 3 लाख इकाइयाँ मिलती हैं। 10 से 12 लाख, नॉट 2 से 3 लाख, प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख इकाइयाँ मिलती हैं। और इन इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन, जो यूनिट है, इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। इन्हें कहते हैं हम नेफ्रॉन की संरचना। प्रत्येक नेफ्रॉन की संरचना में 2 भाग है। ये पहला कपनुमा आकार का बोमेन संपुट। बोमेन संपुट घनाकार उपकला द्वारा आस्तारित है। इसकी बाहरी परतें और भीतरी परतें, और भीतर की परत में पोडोसाइट नामक उपकला कोशिकाओं का आवरण है। ये बोमेन संपुट के अंदर धमनिकाएं, एक तो होती है मुख्य धमनी, महाधमनी। धमनी शाखाओं में बट जाती है तो उसको कहते हैं धमनिका, और अधिक शाखाओं में बट जाती है जब रक्त को अंदर लाने वाली धमनी, तो उनको कह देते हैं धमनिकाएं। अभिवाही धमनी इसमें प्रवेश करती है बोमेन संपुट में। बोमेन संपुट में प्रत्येक धमनी अत्यधिक पतली, यानी रक्तवाहिनी की सबसे भीतरी परत एंडोथीलियम की परत से मिलकर बनी होती है। महीन, अत्यधिक महीन, जहाँ 100 से 200
एंगस्ट्रॉम के छिद्र समान रचनाएं हैं इस एंडोथेलियम में जो परानिस्यंदन का कार्य करती हैं। तो ग्लोमेरुलस कहते हैं, यानी ये धमनिका का केशिका गुच्छ, केशिकाएं भी कहते हैं इनको। तो अभिवाही धमनिका बोमेन संपुट में रक्त ले जाती है और बाहर निकालते समय इसको कह देते हैं अपवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका का व्यास बड़ा होता है, अपवाही धमनिका का व्यास छोटा होता है। अतः जितना रक्त भीतर प्रवेश करता है उतना ही रक्त एक साथ बाहर नहीं निकलता। यहाँ रक्त कुछ समय रुकता है और रक्त पर दाब पड़ता है, जिससे निस्यंदन का कार्य होता है, परानिस्यंदन कहते हैं इसे। तो ये बोमेन संपुट और ये धमनिका का केशिका गुच्छ है, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलकर कहते हैं मेल्पीजिकाई, मेल्पीजी कैप्सूल, मेल्पीजियन कैप्सूल कहते हैं या मेल्पीजिकाई कहते हैं। यह इसकी ल्यूमेन है, अवकाशिका, बोमेन संपुट की अवकाशिका। यहाँ पर जो फिल्टर आएगा, छन करके रक्त में से जितना भी प्लाज्मा है, जल है, गुलित पदार्थ है, सब छन कर इस अवकाशिका में आ जाएंगे। यहाँ से पतला सिरा ग्रीवा कहलाता है। ग्रीवा आगे चलकर के कुंडलित नलिका में बदल जाता है। यह कुंडलित नलिका कहलाती है समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये समीपस्थ कुंडलित भाग है, इसे हम पीसीटी भी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। समीपस्थ कुंडलित नलिका या सिरा। फिर यह स्ट्रेट लाइन में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं अवरोही भुजा। अवरोही भुजा ऐसे घूमकर हेयरपिन की तरह घूम जाती है, यू आकार की, इसे कहते हैं हेनले लूप। हेनले लूप से ऊपर चलते हैं फिल्ट्रेट, ये आरोही भुजा कहलाती है। आरोही भुजा के बाद पुनः कुंडलित भाग आ जाता है, इसे कहते हैं दूरस्थ कुंडलित सिरा या दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका को हम डीसीटी भी बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सिरा कहते हैं या नलिका कहते हैं, एक ही बात है। समीपस्थ कुंडलित नलिका अथवा समीपस्थ कुंडलित सिरा, दूरस्थ कुंडलित सिरा अथवा दूरस्थ कुंडलित नलिका, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर ये बोमेन संपुट, ग्रीवा, ये समीपस्थ कुंडलित सिरा या समीपस्थ कुंडलित भाग, ये तीनों चीजें वल्कुट में आती हैं। और ये जो पूरा हमारा लूप ऑफ हेनले, आरोही और अवरोही भुजा है, यह मध्यांश में आता है। अवरोही भुजा, ये यहाँ पर घनाकार उपकला कोशिकाओं की परत है, यहाँ और यहाँ घनाकार उपकला। अंदर समीपस्थ कुंडलित नलिका में भी घनाकार उपकला है, परंतु इस उपकला के ऊपर यहाँ क्या आ गया, ब्रश बॉर्डर आ गया। अवरोही भुजा में शंकी उपकला की परत है, आरोही भुजा में पुनः घनाकार उपकला की परत है। फिर से घनाकार उपकला की परत दूरस्थ कुंडलित नलिका में। यह सब उपकला क्या करती है, जो फिल्ट्रेट इसमें से जा रहा है, उस फिल्ट्रेट में से उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषण करने का कार्य करती हैं ये उपकला कोशिकाएं। फिर ये मिलकर के किसमें खुलती है, संग्रह नलिका में। जब यहाँ से रक्त में से सारा प्लाज्मा द्रव एकत्र हो जाता है, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। यहाँ इसे मूत्र नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे उपयोगी पदार्थ हैं। वे सारे उपयोगी पदार्थ पुनः इस पूरी नलिका में अवशोषित कर लिए जाते हैं, और जब संग्रह नलिका में आता है तब कहलाता है मूत्र। संग्रह नलिका में आते आते समस्त उपयोगी पदार्थ पुनः अवशोषित हो चुके होते हैं। लगभग 80% भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका में अवशोषित हो जाता है। बाकी बचा 20% पार्ट आरोही भुजा, दूरस्थ कुंडलित नलिका, संग्रह नलिका, यहाँ पर अवशोषित किया जाता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका में एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन जल का अवशोषण कर लेता है। यह कहलाता है नेफ्रॉन की संरचना। ऐसी इकाई प्रत्येक वृक्क के अंदर 10 से 12 लाख इकाइयां इसमें स्थित है, जो पूरे दिन रात परानिस्यंदन का कार्य करती है। अगले चरण में हम देखेंगे
निस्यंदन की क्रियाविधि यानी मूत्र निर्माण की क्रिया।